स्वागत दोस्तों आपका आज एक नए अध्याय में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जिसका नाम है आदिकाल। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पर। आज आदिकाल के बारे में बात होने वाली है। आदिकाल, दरअसल ये आदिकाल के बारे में अगर कहें तो आदि मतलब होता है कि जहां से कोई चीज एकदम शुरू से स्टार्ट होती है। ठीक है, जस्ट एकदम शुरू से जब स्टार्ट होती है कोई चीज तो वो आदि होता है। ठीक है, और काल मतलब एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो आदिकाल इसे कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला टाइम पीरियड है जहां से हिंदी साहित्य का जो बीज होता है वो वपन होता है, वो नए रूप से निकलता है, तो वहां से हम इसे आदिकाल का नाम दे देते हैं। आदिकाल के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा जरूरी जानकारी ये जान लेना चाहिए कि यार हम जो पढ़ने चल रहे हैं उसकी एरिया कितना है। आखिरकार जो हम पढ़ेंगे वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, उसके बारे में उसका नामकरण क्या है, ये सब चीजें बाद में मान लो होते ही रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक चीज जान लेना हमें जरूरी है कि आज हम आदिकाल के अंतर्गत पूरा पढ़ेंगे कैसे। कोई चीज जब आपको ज्यादा मात्रा में करनी हो, कोई बड़ी चीज करनी हो, तो हमेशा याद रखिएगा एक सफलता का मूल मंत्र है, आप उसे छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में। फिर उस एक एक पार्ट को करके आप बिल्कुल आसानी से उसे विजिट करते जाइए, उसे जीतते जाइए, और आप कुछ समय बाद पाओगे ये कि पूरी की पूरी होल स्ट्रक्चर आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हम आदिकाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, या कह सकते हो कि आदिकाल को कई खंडों में डिवाइड करके हम पढ़ने वाले हैं। हमें क्या, जो एक अच्छी सी बुक होती है, किसी भी एक अच्छी बुक, कोई भी एक अच्छा टीचर ऐसे ही पढ़ाने का प्रयास करता है, तो हमें उसी में से एक अच्छा प्रयास करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आदिकाल के अंतर्गत हम कई चीजें पाते हैं जो सबसे अलग अलग हैं, तो सबको अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाते हैं कि इसमें अपभ्रंश की रचनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपभ्रंश के बाद हम पाते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है उसके बारे में भी पा जाते हैं। तो यहां हम सिद्ध के बारे में पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य। फिर उसके बाद हम इसी में पाते हैं नाथ साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि जैन साहित्य पाते हैं। ठीक, तो आप पा रहे हो यहां जैन साहित्य हो गया। जैन साहित्य के बाद हम यहां पर रासो साहित्य पाते हैं, यानी कि रासो काव्य नाम पड़ता है, रासो काव्य पाते हैं। रासो काव्य लगभग वही आखिरी होता है, लेकिन थोड़ी सी और जो एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है उसमें हम आपको रखने दिखा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा आ जाता है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य आ जाता है। थोड़ा सा विविध का भाग आ जाता है, विविध भाग आ जाता है। थोड़ी सी गद्य रचनाएं आ जाती हैं, और उसके बाद एक और आ जाता है फागु काव्य। ठीक है, तो पूरा जो हमारा आदिकाल है कुछ इन टॉपिक्स में डिवाइड होने वाला है, जिसके बाद हम एक एक को अलग अलग करके आपकी समझ एकदम बिल्कुल आसानी से, आसान भाषा में एक एक चीज बिना कुछ छोड़े बिल्कुल आराम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ये आप पहले से जान लीजिए, और क्योंकि जरूरी भी है, नहीं तो अगर 1-2-10-20 मिनट अगर वीडियो खत्म ही कर दी जाए तो यार इतना बड़ा टॉपिक पूरा आदिकाल जिसका टाइम पीरियड लगभग अगर शुक्ल जी के अनुसार माने तो 1050 से 1375 तक रहता है, तो इतनी बड़ा टाइम पीरियड है, उससे हम बहुत ही कम समय में खत्म कर देंगे। बड़ा मतलब इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है अपभ्रंश। ठीक है, पहले हमें जानना चाहिए कि अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश क्या है? कुछ लोग मानते हैं जो प्रकृत है, प्राकृतिक भाषा थी, जो हमने पहले अक्सर में बताया था, जो उसकी अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था यानी कि तृतीय, जो प्राकृतिक का तृतीय भाग, वही अपभ्रंश है। ठीक है, तो खैर वो भी मानते हैं। तो आपके सामने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जो पाली, प्राकृतिक, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट 4 प्रकार के रूप आए थे, तो उनमें से क्या है, अपभ्रंश है। अपभ्रंश से ही सभी भाषाएं हमारी जो आधुनिक भाषाएं निकली हैं, सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, इसके अनुसार जो आई है पहाड़ी हिंदी, हिंदी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, उसके बाद जो भी चीजें हैं सब यहीं से उत्पत्ति होती हैं। ठीक है, तो यहीं से इसे क्या कहते हैं, आधुनिक जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति का क्या है, एक जैसे होता है ना कि एक खेत होता है जहां से बीज उत्पत्ति, एक पेड़ बनता है या पौधा बनता है, तो ये वही कार्य कर रहा है इस समय। तो अपभ्रंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, इसे में थोड़ा साफ करना होगा।
तो अपभ्रंश की अगर हम बात करते हैं तो अपभ्रंश से पहले एक थोड़ी सी एक जरूरी चीज में देखना है कि थोड़ा सा आदिकाल के स्टार्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। रीजन ये है कि जैसे कि आदिकाल के जितने नामकरण है, मतलब किसी के अंदर घुसने से पहले थोड़ा उसके नाम गांव भी जानना बेटर रहेगा। तो जो ये नामकरण है, तो नामकरण के बारे में इतने नाम लोगों ने दिए हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि कोई नाम आपके लिए छूटे ना, ठीक है। तो इतने नाम उन्होंने दिया। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आदिकाल नाम क्या पड़ा, क्यों पड़ा है। उसके बाद एक जरूर चीज बताएंगे। देखो, जो चारण काल आपने देखा है, तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ने कहा है, मिस्र बंधु ने कहा है। और एक नाम और आता है गणपत चंद्रगुप्त का। गणपति चंद्रगुप्त का नाम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बीज वपन काल। इसको कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। उसके बाद सबसे प्रचलित नाम आप देखते हो जो है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने कहा है। फिर आता है सिद्ध सामंत काल, ठीक है। ये राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। उसके बाद रहता है वीर काल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। उसके बाद नाम आता है संधि एवं चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। उसके बाद आता है आदिकाल। आदिकाल का नाम आप लोग कई बार सुने ही होंगे। तो इसका कहा है आचार्य द्विवेदी जी ने, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद एक नाम आता है जय काल। जय रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल जी ने। आधार काल कहा है सुमन राजे ने। सुमन राजे ने। अपभ्रंश काल नामकरण किया है धीरेन्द्र वर्मा जी ने। उद्भव काल कहा है वासुदेव जी ने। अब एक चीज जरूर चीज समझिएगा। अब जो नामकरण है वो कुल इतने ही नाम आसपास जो प्रचलित हैं उसका हमने लिया है। बाकी अभी तो कई बचे हैं जो भी होंगे, तो इतने प्रचलित इसके बाहर नहीं आएगा। कभी भी एक चीज जाने रहिएगा। तो जितने भी नामकरण है ये आप अवश्य याद रखिएगा। तो यार ये जो नामकरण है, आपने अगर हर एक नाम देखा हो ध्यान से, तो आप पाते हैं कि अगर हम दो नाम मात्र उठा लें, केवल दो नाम आदिकाल और वीर गाथा काल, तो मेरे अंदाज से ये रहता है कि एक नए नामकरण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो इतिहास लेखक है, मतलब किसी बारे में बुरा तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारी आवाज उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी देखें तो यार एक नया नाम करने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो अगर चाहे तो दो खंडों में बट के और दोनों के लिए अपना अपना एक सपोर्ट कर सकते हैं कि यार ये नाम थोड़ा ज्यादा अच्छा है। मैं पूरा का पूरा दावा कर सकता हूं कि इन अदर नामों की अपेक्षा ये नाम सबसे ज्यादा बेटर है, ठीक है। अदर नामों की अपेक्षा कई ये नाम ज्यादा अच्छा पड़ता है, जबकि सबसे ज्यादा प्रचलित भी हुआ। तो एक नया नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए लोग ऐसा जरूर करते थे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो नामकरण है, चाहे वो चरण काल, प्रारंभिक काल, वीर वपन काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, संधि एवं चारण काल, आदिकाल, जय काल, आधार काल, उद्भव काल और अपभ्रंश काल, जैसे सभी एक महत्वपूर्ण जितने काल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो लगभग हो चुके हैं, ठीक है। तो नामकरण हो गया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सबसे प्रथम कवि जिनके बारे में अगर माना जाए कि तो पुष्यदंत का नाम जो है, जो प्रस्तोता है कि ये प्रथम कवि हैं, तो वो है शिव सिंह सेंगर, ठीक है। कौन है? शिव सिंह सेंगर। नाम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो पुष्प है भगवान शिव के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। शालिभद्र सूर्य, ये है गणपत चंद्रगुप्त।
गणपति चंद्र गुप्त। इसका नाम अगर याद करना हो तो साली, साली मतलब होता है सालना कोई चीज, और गणपति का गढ़ शब्द जो होता है ना, वो हिंदी में एक शब्द होता है गणना कोई चीज, चूक जाता है गणना कहते हैं, ठीक है, गढ़ गिनती वाला नहीं। तो प्रकार से याद करते हो सालना से गणना, ठीक है। तो साली भसूर गणपति चंद्र गुप्त। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब पूरी दुनिया के मालिक कौन है? भगवान राम। तो रामचंद्र सॉरी स्वयंभू राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा जी नाम दिया है। सरपाल, या हमेशा याद रखिएगा अगर कहीं पर कोई सिद्ध वाले व्यक्ति का बात होता है तो राहुल संस्कृत्यान का नाम तुरंत याद रख लीजिएगा। सरपाल राहुल संस्कृत्यान जी ने दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान जो कि एक मुस्लिम थे जिनकी रचना है संदेश रासक, ठीक है। तो अब्दुल रहमान जी का नाम जो दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। उसके बाद नाम आता है विद्यापति का, विद्यापति का आता है। तो विद्यापति का नाम बच्चन जी ने दिया है, ठीक है, हरिवंश राव बच्चन जी ने। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई का नाम हमेशा याद रखिएगा, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। भले इतने नाम दिए गए हैं, ये कह सकते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाना चाहिए, तो आपको लगाना है चंद्रवरदाई। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट किया है वो मिश्र बंधुओं ने भी किया है। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, अगर कभी कोई नाम दे देता है कि राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो उस स्थिति में आपको शंभू को लगाना है। नहीं तो अगर कभी अगर केवल पूछता है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाना चाहिए, कौन है, तो आपको लगाना है केवल किसे? चंद्रवरदाई जी को। राव संस्कृत्यायन ने जो आपका ये है आदिकाल है, उससे क्या है अत्यधिक सॉरी अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, ठीक है। क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है, जिसमें हर एक चीजें, कई तरह की चीजें इसमें दिखाई देती हैं। इसमें आप देखोगे कि जो आजकल से दो तरह की चीजें अभी बहुत ही अधिक मात्रा में दिखाई देती हैं, जिनमें से एक आप पाओगे, एक अपभ्रंश पाया जाता है, अपभ्रंश की रचनाएं पाई जाती हैं, और एक दूसरा जो पाया जाता है वो देश भाषा का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देश भाषा का पाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है, वो कहते हैं कि जब कोई देश भाषा है, दरअसल याद रखिए जो देश भाषा है ये नाम विद्यापति जी ने भी प्रयोग किया था, और जो देसी भाषा कही जाता है, देसी भाषा का नाम तो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रयोग किया था। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो देसी भाषा है, अगर बोलने चालने के रूप में है तो वो देसी भाषा था, लेकिन जैसे वो साहित्य के अंतर्गत, यानी कि जब वो लिखने के रूप में प्रयोग किया जाता था, उसका उपयोग साहित्य लेखन में प्रयोग किया जाता था, तो जस्ट उसका नाम अपभ्रंश हो जाता था, यानी उसके लिए अपभ्रंश नाम प्रयोग में लाया जाता था। तो इन दोनों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा था। उसके बाद एक नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे कहा है अत्यधिक व्यवघातों का टाइम माना है इसे, ठीक है, जो आदिकाल है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि आदिकाल का जो एक परिचय वाला पोर्शन है, ठीक है, नामकरण क्या है, प्रथम कवि कौन है, ये सब हो चुका है, ठीक है। अब इसे थोड़ा साफ करना होगा, उसके बाद में फिर अपभ्रंश के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें हम पाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अपभ्रंश रचनाओं में आता है, ठीक है। तो इतने लोग जो है, इनका नाम इसलिए लिखा है यार कहीं भूले ना, ठीक है। तो इतने चीज है, ये एक रचना है जिसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके पहले कौन है? जोइंदू है, स्वयंभू है, पुष्पदन, धनपाल, जिंद्रदत्त सूर्य, अब्दुल रहमान, उसके बाद मुनीराम सिंह, हेमचंद सारंग, इनके बारे में बात करने वाले हैं। बात करने से पहले थोड़ा सा नजरिया अपना चेंज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब की बार एक क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से कौन अपभ्रंश की रचना, अपभ्रंश के कवि नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपको मालूम होना चाहिए कितने लोग अपभ्रंश में है, कितने लोग नहीं है। और कभी कभी ये देता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किसी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं रखा है, तो इंडिविजुअल रूप से भी आ जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल का भी देखना जरूरी है। तो खैर अभी इतना ही देखते हैं। तो एक नाम है, आप लोग देखोगे जोइंदू का, लेकिन थोड़ा सा पहले उसके अपभ्रंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपभ्रंश की रचना में ये महत्वपूर्ण ये है कि एक है, आपने कभी नाम सुना होगा डॉक्टर हरदेव बाहरी जी का, ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कहा कि जो ये आप देख रहे हो अपभ्रंश का, इसका जो स्वर्ण काल है वह 7वीं सदी से 11वीं सदी है, ठीक है। 11वीं सदी को डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश के स्वर्ण काल के अंतर्गत रखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज ये है कि जो अपभ्रंश है उसके अंतर्गत 3 प्रकार की रचनाएं आप हमेशा देखोगे, खासकर एक प्रकार की रचना देखोगे महत्वपूर्ण रूप से, जो है चरित काव्य। क्या है? चरित काव्य। और उसके बाद है कि रास काव्य देता है। याद रखिएगा जो रास है, अगर किसी भी रचना के अंत में रास शब्द लगा है, जैसे उद्देश्य रसायन रास, ठीक है, ऐसे कोई रास मात्र रास लगा है तो हमेशा समझ लीजिएगा वो जैन साहित्य है, ठीक है, किसी न किसी जैनाचार्य द्वारा लिखित है। अगर रासो है तो वीर काव्य होने की मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि 12 से ज्यादा रचनाएं आचार्य रंजन शुक्ल ने करके दिखाया है कि भाई वो रासो जो कि वीर काव्य है, एक आध को छोड़कर, जैसे विशल देव रासो है, ठीक है, ऐसा कोई। तो इतनी चीजें आप लोग जानते रहिएगा। 3 प्रकार की देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में, जो रचना के जो छंद एक प्रकार आप मान सकते हो। एक बनता है दोहा बंध, दोहा बंध मिलता है देखने को। एक पदड़िया बंध मिलता है, पदड़िया, ये शब्द कहीं पर चेंज भी हो सकते हैं। पदड़िया बंध मिलता है। उसके बाद गेय पद मिलते हैं, ठीक है, तो गेय पद भी मिलते हैं। तो जो चरित काव्य है उसके लिए पदड़ी बंध का प्रयोग किया जाता था, ये आप हमेशा जानते रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा कि अपभ्रंश की रचनाएं कैसे होती थी, क्या होती थी, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं जो जोइंदू हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? जोइंदू। जोइंदू के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप हमेशा दोहा पढ़ते हो ना, जो आप दोहा पढ़ते हो, तो दोहा छंद का आरंभकर्ता जोइंदू को माना जाता है। क्या है? दोहा छंद का आरंभकर्ता जोइंदू को माना जाता है, ठीक है। इनकी जो टाइम पीरियड है वो 6वीं सदी माना जाता है, 6वीं सदी माना जाता है। जोइंदू की रचना है, एक है योग सार और एक है परमात्म प्रकाश, ठीक है। क्या है? एक है योग सार, एक है परमात्म प्रकाश, ठीक है। ये आपको पहली बार कहिए क्या कि आप पूरी वीडियो को देखा मत करिए, कुछ मत करिएगा, केवल देखा करिएगा। सेकेंड बार में आप क्या करिएगा कि वीडियो को दोबारा हो सके तो आपको स्पीड दे दीजिए करिएगा, लेकिन फिर नोट्स लेकर जो लिखना हो लिखिए। होता क्या है, जो पहली बार आप बढ़िया देते हो ना एक मूवी की तरह, तो ज्यादा अच्छी तरीके से ब्रेन में एक अच्छा इमेज बनाती है। सेकंड बार में जो छूट रहा रहता है, पढ़ते हो फिर भी जो छूट जाता है यार, वो लिख लेते हो जवाब तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जब तुरंत ही एक ही चीज को 3-3 4-4 बार पढ़ोगे यार, तो कब याद होगा अगर अब नहीं होगा तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जोइंदू जी हमारे थोड़ा हो चुके हैं। स्वयंभू 783 कहीं कहीं का मिलता है, स्वयंभू जी हो चुके हैं। तो स्वयंभू में रीजन ये है कि स्वयंभू को जो जैन आचार्य है ना, यानी जैन परंपरा है, तो जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। क्या है? जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन है? तो है स्वयंभू। उनकी टाइम पीरियड क्या है? 8वीं सदी यानी कि 783 ईस्वी पाई जाती है। इनकी जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस रचना है पाउंचर्यू, आपने सुना होगा, पाउंचर्यू। और एक है रिठरोमचर्यू, और एक है इनका स्वयंभू छंद, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पाउंचर्यू है। पाउंचर्यू में राम जी का वर्णन है, और तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसके अंदर भी इसका इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पाउंचर्यू पूरा नहीं लिख पाए थे, तो ये लगभग जब पूरा नहीं लिखे थे, एक पुत्र है त्रिभुवन नाम के, तो त्रिभुवन जी ने क्या किया था, तो उन्होंने इनकी जो पुष्पदंत जी की रचना है पाउंचर्यू, इसका पूर्ति कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में आप एक नाम सुनोगे कभी कभी, तो वो एक नाम आता है डॉक्टर भयाणी जी का, डॉक्टर भयाणी। अब पता नहीं इनका नाम किसने रखा, क्यों पड़ा, नाम से ही हमें डर लग रहा है। तो कौन है? डॉक्टर भयाणी। डॉक्टर भयाणी जी ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है, सॉरी अपभ्रंश का कालिदास का है। क्या कहा है? कालिदास का है। और कालिदास के बाद में एक नाम दे देते हैं यही कि व्यास भी कहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्पदंत को किसने कालिदास कहा है, किसने व्यास कहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा देखोगे तो पुष्पदंत जी हो चुके हैं, ठीक है। सॉरी ये आपके स्वयंभू जी हो चुके हैं। ये जो मैं जितनी बातें भी पुष्पदंत के बारे में बोला हूँ, माफ कर दीजिएगा, ये चीजें सभी स्वयंभू जी के बारे में लागू होती हैं। स्वयंभू जी के ही पुत्र त्रिभुवन जी ने पूरा किया है। भयाणी जी ने कालिदास और व्यास कहा है। थोड़ा दिमाग में तो सेटल कहीं और हो गया था, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ी आवाजें आ रही थी, तो ठीक करना पड़ रहा था। अब अगला नाम लेते हैं पुष्पदंत जी का। आपको ये बताना है पुष्पदंत को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया था कि जो पुष्प होता है किसके ऊपर चढ़ता है, भगवान को, तो भगवान कौन है? शिव जी। तो शिव सिंह सेंगर जी ने,
ठीक है, इस प्रकार से अवेयर कर सकते हो। तो पुष्य तंत्र का जो टाइम पीरियड है, कई लोग अलग मानते हैं, फिर कई लोग और मानते हैं। तो लेकिन जो मोटा मोटा आइडिया है जो हर जगह विदित हो चुका है, तो है 972 ईस्वी, 972, ठीक है। तो 972 यानी कि 10वीं सदी, तो 10वीं सदी है। तो पुष्य तंत्र का जो टाइम पीरियड है 10वीं सदी माना जाता है। इनकी भी कई रचनाएं हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण रचना पुष्य तंत्र जी का अगर हम देखें, ऋय कुमार चर्यू है और जसहर चर्यू, ठीक है। क्या है? ऋय कुमार चर्यू और क्या है? जसहर चर्यू, लगभग बड़ा नहीं रहता, तो जसहर चर्यू, ये पुष्य तंत्र की रचनाएं हैं। इन्होंने अपने आप को अभिमान, मेरु और क्या का एक अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, और क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं जाता। लेकिन इन्होंने अपने आप को अभिमान, मेरु और कवि, कुल, रत्नाकर, ऐसे ऐसे नाम इन्होंने दिया अपने आप को, ठीक है। तो ये मोटा मोटा देख लो तो ये भी हो जाता है। लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि पुष्य तंत्र को शिव सिंह सेंगर जी ने भाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है? भाखा की जड़, भाखा की जड़, भाखा की जड़ कहा है, ठीक है। और एक है डॉक्टर तगारे, तगारे कहीं मिलता है, कहीं तगाड़े मिलता है, तो तगारे थोड़ा समझ लीजिएगा। तो डॉक्टर तगारे, डॉक्टर तगारे जी ने इन्हें मराठी भाषा की जननी माना है, इनकी भाषा को, ठीक है। तो पुष्य तंत्र की भाषा को डॉक्टर तगारे ने मराठी भाषा की जननी माना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला नाम आ जाता है धनपाल जी का। धनपाल जी का एक रचना भविष्यत कहा नाम का, आप देखोगे तो भविष्यत कहा, तो ये इनका ये पूछ लेता है कि भविष्यत कहा किसकी रचना। और ये जो क्रम हमने लिखा है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि थोड़ा आप क्रम सेट कर दीजिए अगर आपको आता है तो। एक बार जब आप सही से पढ़ लेते हो कोई चीज ना, तो कितना भी घुमा कर पूछे आपको हर चीज क्लियर रहता है। अगर आप सही से नहीं पढ़े तो हर चीज, अब अगर आप एक क्वेश्चन तैयार करोगे तो वो हर जगह से एक क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आप एक बार वही चैप्टर को बिल्कुल आसानी से 1, 2 बार, 3 बार सही पढ़ लेते हो ना, तो आप पाओगे कि पूरी की पूरी चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कहीं से कुछ भी पूछ सकता है कोई, ठीक है। हर चीज अपनी एक बार जो होता है ना क्रिस्टल क्लियर रहती है हर चीजें। धनपाल जी को एक है मुंज नाम के कवि हुए थे, इन्होंने सरस्वती को उपाधि दी थी। क्या दी थी? सरस्वती जी को उपाधि दी थी इन्हें। धनपाल जी के बारे में थोड़ा ये भी हो गया। उसके बाद में नाम आता है जिनदत्त सूरी का। जिनदत्त सूरी का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। इनके पहले यानी कि जिनदत्त सूरी के जो पहले अभी तक जो चल रहा था, ये चरित्र काव्य लिखने वाले लोग थे। क्या लिखने वाले लोग थे? चरित्र काव्य। चरित्र काव्य मतलब होता है किसी एक महापुरुष, भगवान या किसी व्यक्ति के ऊपर उठाएंगे और एक अच्छा सा अपना कलाकारी दिखाते हुए एक अच्छी रचनाएं लिखना प्रयास करेंगे, ठीक है, लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब जिनदत्त सूरी जी है, इन्होंने सबसे पहली बार रास परंपरा का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो जिनदत्त सूरी ने क्या किया था? रास परंपरा की शुरुआत मान सकते हो। थोड़ा राइटिंग पर मत जाइएगा, इसलिए मैं हर एक चीजों को खुद ही बोल रहा हूं। रास परंपरा का शुरुआत किया था। तो जिनदत्त सूरी की जो रचना है वो है उपदेश रसायन रास, ठीक है। क्या है? उपदेश रसायन रास। कब आई थी? 1114 ईस्वी में, 1114 ईस्वी में, ठीक है। तो आप यह देख सकते हो जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास, जो कि 1114 में आया था। और ये रास काव्य परंपरा के प्रतिपादक हैं, ठीक है। उसके बाद नाम आता है अब्दुल रहमान जी का। अब्दुल रहमान का ही एक नाम अद्दहमाड़ भी मिलता है, जो कि आप हमेशा याद रखिएगा, अद्दहमाड़, ठीक है। तो अद्दहमाड़ जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनकी एक रचना है संदेश रासक, ठीक है। क्या है? संदेश रासक। संदेश रासक है, ठीक है। ये संदेश रासक इनकी रचना है। तो संदेश रासक को प्रथम धर्मेतर रास काव्य माना जाता है, ठीक है। प्रथम धर्मेतर रास काव्य माना जाता है। अब्दुल रहमान के बारे में यह है कि देसी भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि हैं। कौन है? प्रथम मुस्लिम कवि है जो देसी भाषा में रचना किया है इन्होंने, ठीक है। ये है अब्दुल रहमान जी, जिन्हें अद्दहमाड़ के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद नाम आ जाता है मुनीराम सिंह। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाहुड़ दोहा, याद रखिएगा, पाहुड़ दोहा कह रहा हूं, दोहा कोश नहीं कह रहा हूं। दोहा कोश सरहपा का है, ठीक है, और मुनीराम सिंह का है पाहुड़ दोहा। यह है पाहुड़ दोहा मुनीराम सिंह का। मुनीराम सिंह के बारे में जान लीजिएगा दोस्तों कि अपभ्रंश के सबसे ज्यादा रहस्यवादी कवि का नाम अगर कभी भी आपके सामने अगर कोई पूछे, हमेशा बता दीजिएगा मुनीराम सिंह जी हैं। कई बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार याद कर रहे हो, तो ये पूछा कई बार गया है, इसलिए याद कर लीजिएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है। आप भैया नाम आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले व्यक्ति का, जो है अपभ्रंश के पाणिनि कहे जाते हैं। पाणिनि के नाम आप जान लीजिए कि बहुत अच्छे व्याकरणाचार्य थे संस्कृत के। तो अपभ्रंश के जो है वो हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र की रचना है, जो हेमचंद्र शब्दानुशासन भी इनकी रचना है। कुमार पाल चरित इनकी रचना है। योग शास्त्र है, छंदानुशासन है। ऐसे ही एक दो रचनाएं और लिखा, ठीक है। अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड उसमें है, लेकिन इनकी जो एक मुख्य भाषा थी वो है प्राकृत, ठीक है। ये क्या है? प्राकृत। तो ये प्राकृत के भी पाणिनि माने जाते हैं, ठीक है। प्राकृत के पाणिनि कौन कहे जाते हैं? हेमचंद। इनकी रचना में जान ही लिया, हेमचंद शब्दानुशासन है, और भी जो जितने रचना मैंने बताया है। अब नाम आ जाता है ये सारंगधर का। कौन है? सारंगधर। सारंगधर के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहूंगा प्रकृत पेंगलम का। इसके जो क्या बोलते हैं, संग्रहकर्ता थे, इसके जो टीकाकार है वो बंशीधर शुक्ल है। बंशीधर शुक्ल को नहीं कहेंगे कि बंशीधर नाम हमें याद है, जानता पूरा क्लियर है। तो इसके कौन है? टीकाकार हैं, ठीक है। और इसके जो इसके जो कह सकते हो संपादन करता है, इसके संपादन करता लक्ष्मीधर। इसके जो संपादन करता है वो लक्ष्मीधर जी हैं, ठीक है। तो प्रकृत पेंगलम में एक 8 छंद पाए गए हैं, एक अलग प्रकार के छंद पाए गए हैं। तो जो छंद है उसे जब रामचंद्र शुक्ल जी ने पढ़ा तो उन्होंने उसके अनुसार पर हम्मीर रासो नाम की एक रचना की परिकल्पना की, ठीक है, और जिसके रचनाकार सारंगधर को माना, ठीक है। तो इस चीज जानने की जो प्रकृत पेंगलम है उसमें 8 छंदों के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने हम्मीर रासो नाम की एक रचना, लिख देते हैं हम्मीर रासो नाम की रचना ली, कल्पना की, मतलब उसके अनुसार ने सोचा, और उसके बाद फिर उसके रचनाकार सारंगधर को माना, ठीक है, प्रकृत पेंगलम के अनुसार। अब याद रखिएगा एक नाम आ जाता है राहुल संस्कृत्यायन जी का। उन्होंने जब इस चीज को देखा तो उन्होंने कहा ना भैया, ऐसा नहीं सकता। हम्मीर रासो का रचनाकार सारंगधर नहीं है, उनके रचनाकार है जज्जल। कौन है? जज्जल। तो हम्मीर रासो का रचनाकार राहुल संस्कृत्यायन ने किसे माना है? तो जज्जल को माना है। ये नाम बड़ा वीआईपी था यार, कुछ भी हो नाम बड़ा मस्त है। तो हम्मीर रासो के रचनाकार, इसके बारे में भी आपने देख लिया है। उसके बाद आ जाते हैं महामहिम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जब सब बोल रहे हैं तो वो कहे पीछे रहे। तो उन्होंने कहा कि दे भैया, जो हम्मीर रासो जो शुक्ल जी ने कल्पना की है, दरअसल वो रचना है ही नहीं, ठीक है। अब वो सब खत्म कर दे रहे हैं पूरी चीजें। वो कह रहे हैं एक शब्द था पहले अमीर। क्या है? अमीर। अमीर आप लोग जानते ही होंगे, हर कोई बनने का प्रयास करता है, ठीक है। दरअसल अमीर अगर कोई मात्र पैसे से बनना चाहता है तो बने, कोई चीज बुरी बात नहीं है। लेकिन यार कई और चीज है जो रुपए के बियॉन्ड है, जो कि उस रुपया की औकात वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो वहां भी अमीर बनना ज्यादा जरूरी है, दिल से अमीर होना जरूरी है। ये सब ठीक है, ज्यादा आदर्शवादी बातें हो जाएंगी। आज के समय में जिसके पास आय है, आयु नहीं आय है, उसके पास उसका सम्मान होता है, आयु बड़े को सम्मान अब नहीं होता है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई जो अमीर है, समय के साथ इसी का एक बिगड़ा हुआ रूप आया हम्मीर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? हम्मीर। अब यही हम्मीर शब्द आप लोग जो मस्ती कर रहे वही है, कोई रचना नहीं है। तो आप लोग समझ लीजिएगा ये प्रकृत पेंडुलम से शुरू होते हुए ये आपका पूरा का पूरा जो है अपभ्रंश का टॉपिक खत्म होता है। अब अपभ्रंश से यहां से बाहर लगभग मेरे अनुसार कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। जितनी चीजें मैंने बताया है, अगर आप लोग उसका पूरी एक एक शब्द को ध्यान सुनकर तैयारी करोगे तो।
अगला टॉपिक आ जाता है आपका अपभ्रंश के बाद में क्या होता है, सिद्ध साहित्य। क्या आ जाता है, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। इसके बाद आएगी नाथ साहित्य। ठीक है, तो थोड़े से हम साफ कर देते हैं। अब अगला टॉपिक सिद्ध साहित्य है। तो सिद्ध साहित्य में जाने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि सिद्ध और साहित्य दोनों में क्या रिलेशन है। तो सिद्ध साहित्य मतलब होता है कि सिद्धों की साहित्य। ठीक है, अब सिद्ध क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो आपने एक नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, क्या, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जब अपने एक लंबे टाइम पीरियड बाद हल्का हल्का टूटने लगा, इसमें विकृतियां आने लगी, तो इसका एक भाग आया वज्रयान। क्या था, वज्रयान। ठीक है, तो वज्रयान, तो वज्रयान का जो बिगड़ा हुआ रूप है, या तो कह सकते हो कि बौद्ध धर्म का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो वज्रयान है। लेकिन वज्रयान का भी जो बिगड़ा हुआ रूप है, इसमें जो संत काम करते थे, इस वज्रयान के अंतर्गत जितने भी संत लोग निवास करते थे, वो सब किसके अंतर्गत आने लगे, सिद्ध के अंतर्गत। सिद्धों की संख्या कितनी हो गई, 84। 84 में 3 लोग जो हैं, 3 लोग या लोगी नाम दे सकते हो, ये क्या है, योगिनी है। योगिनी, इनमें से अगर हम बताएं तो एक है मणिभद्रपा। क्या है, मणिभद्रपा। एक है कनखलापा। क्या है, कनखलापा। उसके बाद में मणिभद्रपा, कनखलापा, और एक नाम और है लक्ष्मीकरा। क्या है, लक्ष्मीकरा। लक्ष्मीकरा। ठीक है, तो 84 में याद रखिएगा ये 3 फीमेल भी थी, 3 फीमेल थी। तीनों का नाम कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन योगिनी सिद्ध के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो 3 नाम देगा जो कि होंगी, एक नाम नहीं देगा। या 3 नाम कोई अदर दे देगा, जैसे कि दे देगा गार्गी का नाम दे देगा, जो कि थोड़ा पिछले और टाइम पीरियड जो कि प्रसिद्ध थी। तो उनमें से एक नाम किसी को जोड़ देगा, फिर आपसे पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मणिभद्रपा, कनखलपा, लक्ष्मीकरा, ये फीमेल वर्कर थी जो कि योगिनी के नाम से आती थी, और ये वज्रयान के यहाँ पर थी। इसमें मद, मैथुन, ये सब जो है बहुत ज्यादा गंदे चीजों का प्रयोग होता था। इसमें पंचमकार थे, आप जानते होंगे। तो ये सब इसके बारे में है। इसके सबसे पहले जो व्यक्ति माने जाते हैं, इसके जो संत माने जाते हैं, वो सरहपा जी हैं। कौन है, सरहपा। सरहपा के कुल 32 ग्रंथ माने जाते हैं। कितने ग्रंथ, 32 ग्रंथ। लेकिन 32 ग्रंथ सबसे अच्छा ग्रंथ है या सबसे ज्यादा फेमस ग्रंथ का है दोहा कोश। इसी बारे में मैंने बताया, दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश। इसका संपादन पूछ लेता कि दोहा कोश का संपादन किसने किया था। तो किसने किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची ने। मेरे अंदाज से ये थोड़ा चेंजिंग हो सकता है कहीं पर, ठीक है, देख लीजिएगा। तो प्रबोध चंद्र बागची ने। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि सरहपा सबसे पहले हैं। ठीक है, इन्हें सबसे पहला जो रचनाकार भी माना जाता है, कौन मानते हैं, आप जानते होंगे, राहुल कृतानंद जी मानते हैं। ये इनके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम में ये सरोज भद्र के नाम से भी जाने जाते हैं, राहुल भद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये राहुल भद्र और सरोज वज्र इनका अन्य नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि राहुल भद्र किसका अन्य नाम है, या तो कह देता है कि सरहपा जी का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, एक चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद एक आदमी है, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर वी भट्टाचार्य। ठीक है, डॉक्टर वी भट्टाचार्य। ठीक है, डॉक्टर वी भट्टाचार्य। इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। क्या है, बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। बांग्ला भाषा का प्रथम कवि इन्हें माना गया है। ठीक है, यही मानते हैं। अब ये हो गए आपके सरहपा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक नाम आता है सबरपा।
क्या आता है? सबरपा। सबरपा, सबरपा का नाम सबरों की वेशभूषा में रहने का कारण पड़ रहा है, ठीक है, हमेशा जानते रहिएगा। तो इन्हीं के शिष्य थे। अगर पूछा जाए कि सबरपा के गुरु का नाम क्या है, सरपा, या सरपा के शिष्य का नाम क्या है, तो उनमें से एक कौन है? ये आपके सबरपा की एक प्रसिद्ध रचना है चर्यापद। नाम सुना होगा, कभी नहीं सुना तो जान लीजिए। चर्यापद, चर्यापद कुछ खास चीज नहीं है, ये एक ऐसी प्रकार की गीत होती है, गीत नुमा, जो कि जब यहाँ कोई अनुष्ठान पड़ता है ना, उस टाइम पीरियड में ये किया कहा जाता है, चर्यापद गीत रूप से गाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम ले लेता हूं, उनका नाम थोड़ा हाईलाइट रोड ले दो, लुइपा जी का नाम क्या है? लुइपा। जो लुइपा जी हैं ये सबरपा के शिष्य थे, ठीक है, लुइपा जी सबरपा के शिष्य थे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई जो ये लोग हैं, कि सिद्ध लोग हैं, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, ठीक है, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, तो उस स्थान में आप पाओगे कि लुइपा जी का नाम अवश्य लीजिएगा। ऊंचा स्थान मतलब होता है कि ज्यादा सम्मानजनक कौन थे, ठीक है। 2-3 नाम और हैं, जैसे कि डोम्भिपा एक नाम आ जाता है आपको देखने के लिए। डोम्भिपा यही पूछता है कि डोम्भिपा किसके शिष्य थे, तो डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। नाम देख लीजिएगा, डोम्भिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के, विरूपा के शिष्य है। उसके बाद एक नाम आता है कण्हपा का, ठीक है, कण्हपा का नाम आता है। कण्हपा किसके शिष्य थे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कण्हपा जलंधरपा के शिष्य थे। कौन है? जलंधरपा के शिष्य थे। अब आपने एक चीज अगर ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान दोगे कि जो सबरपा है, सरहपा है, उसके बाद सबरपा है, उसके बाद लुइपा है, उसके बाद डोम्भिपा है, और कण्हपा है, जलंधरपा है, और विरूपा है, ठीक है। तो आपने एक चीज ध्यान दिया कि इनके नाम के आगे जो पा शब्द है, नाम के अंत में पा लगाने की तरीके हैं, तो ये एक कॉमन चीज है। आप पाओगे कि जितने भी सिद्ध हैं उनके सबके नाम के अंत में पा शब्द जोड़ने का एक परंपरा था, ठीक है। ये पूछ सकता है कि किस टाइम पीरियड के व्यक्ति या संतों के नाम करके पा जोड़ने की एक प्रक्रिया, उस समय के ट्रेंड था, आप मान सकते हो, तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा सिद्ध साहित्य है मोटा मोटा ये खत्म हो चुका है, ठीक है। जो आप बस क्वेश्चन पूछेगा जितने भी तरीके से घुमा फिरा के, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। अगला आता है नाथ। पहले नाथ के बारे में थोड़ा जान लीजिए, नाथ साहित्य क्या, तो नाथ साहित्य हुआ क्या, तो सिद्ध से ही निकला था। नाथ साहित्य क्या है? नाथ साहित्य, इसकी शुरुआत कौन है? गोरखनाथ है, गोरखनाथ है, जिनके बारे में आचार्य हजरत प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शंकराचार्य के बाद उत्तर भारत में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति कोई नहीं हुआ, ठीक है। सॉरी, गोरखनाथ जी हुए हैं, ऐसा है, थोड़ा ऐसा ही रिलेटिव है चीजें। तो नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता गोरखनाथ हैं, और गोरखनाथ जो है प्रथम नाथ हैं। और उसके बाद हम पाते हैं जो सिद्ध साहित्य है, इसमें से 2-3 चीजें, मध्य, मैथुन और 1-2 चीजें हैं, कुछ जो सब कुछ छोड़, जो गंदी चीजें थी उन्हें सब छोड़ दिया गया। जब वो छोड़ दिया गया तो थोड़ा सा उसका एक अच्छा निखरा रूप आया सामने, और जब वो निखरा रूप आया तो उसी को नाथ साहित्य कहा गया। नाथ साहित्य कनफटे भी कहलाते थे, इनकी संख्या 9 है और इनकी संख्या 84 मैंने बताया था। नाथ साहित्य को कनफटे कहा जाता था। ये कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। क्या है? कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, ठीक है। तो नाथ साहित्य में ये है 9 नाथ हैं, जिनके बारे में हर जितने भी मतलब मैक्सिमम जो ज्यादा फेमस, जैसे राहुल सस्कृत्यानंद है, रामचंद्र शुक्ल है, और 1-2 लोग नगेंद्र हैं, ये सभी लोग यार 9 के 9 थोड़ा अलग अलग देते रहते हैं कि ये 9 नाथ अलग अलग है, तो इस वजह से मैं उससे लिखूंगा नहीं। आप अपने अनुसार से जिन्हें अच्छा लगे या हो सके सभी को पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा मैं इसे साफ कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सी और चर्चा होती है। तो गोरखनाथ जी आपके सामने मौजूद हो चुके हैं। गोरखनाथ के गुरु मच्छंदर नाथ थे, और एक जगह कहा जाता है कि भाग मच्छंदर गोरख आया, आपने सुना होगा, भाग मच्छंदर गोरख आया। तो इसके बारे में थोड़ा ये कहा जाता है कि जो मच्छंदर जी हैं, यानी मत्स्येंद्र नाथ जी हैं,
वो जब अपनी सिद्ध प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, थोड़ा एक स्टोरी जान लीजिए कि जो सिद्ध थे ये लोग क्या करते थे कि अपने अंदर अलौकिक शक्तियों का थोड़ा आवाहन करते थे, थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में कर्मकांडी हुआ करते थे। तो लोगों को थोड़ा ये लगता था कि ये लोग बहुत बड़े भगवान द्वारा दी हुई शक्तियों को अपने अंदर रखते हैं। तो सभी सिद्ध करते क्या थे अपने आप को कि तुम सिद्ध तभी होगे जब कोई ना कोई एक नया अलौकिक कार्य करके दिखाओगे, ठीक है। तो मत्स्येंद्र जी अपने आप को अलौकिक करने के लिए, थोड़ा अपने आप को पंडित प्रदर्शन करने के लिए अपने को तैयार किए। और फिर उन्हें लगा कि यार नहीं, मैं अब रेडी हूं। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं रेडी हूं सिद्ध बनने के लिए। तो वो श्रीलंका गए, ठीक है। तो श्रीलंका में वो जब गए तो वो हार गए। उनका जब से सिद्ध वाला टेस्ट हुआ तो वो नहीं पास कर पाए। तो वहां पर गोरखनाथ जी गए। गोरखनाथ मत्स्येंद्र के शिष्य हैं। फिर लोग क्या कहते हैं बाद में कि भाई सिद्ध तो गोरखनाथ जी भले ही शिष्य हैं, लेकिन दरअसल रियलिटी क्या है कि गोरखनाथ गुरु के बराबर उनके हो गए हैं, क्योंकि वहां पर जाग मच्छंदर गोरख आया के नाम पर दिया गया। तो गोरखनाथ जी ने मच्छंदर नाथ जी की जो भी कमियां थी उसे उन्होंने वहां दूर किया और एक नए जो अध्याय है पाठ उसे पढ़ाया था। तो एक चीज आपने गांव में कहावत सुनी होगी कि गुरु गुरु रह गया चेला शक्कर हो गया, ठीक है। गुरु गुरु रह गया चेला शक्कर रह गया। आप जानते होंगे कि टीचर और रोड हमेशा अपने एक ही जगह पर हमेशा बने रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर से आने जाने वाला व्यक्ति हमेशा अपने मंजिल तक पहुंचता जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और एक लाइन आपने अगर सुनी हो कभी ध्यान से, तो एक लाइन कहा जाता है कि अध्यापक कभी साधारण नहीं होता। ये लाइन अगर मुझे पूरा ध्यान है तो चाणक्य का है कि अध्यापक कभी साधारण नहीं होता, उसके गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। समझिएगा लाइन, बहुत ज्यादा दमदार लाइन है। तो अध्यापक कभी भी साधारण नहीं होता, उसके गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। तो अगर आप एक टीचर बनते हो ओसामा बिन लादेन की तरह तो दुनिया में तबाही मचाने के लिए भी काफी हो, लेकिन अगर एक अध्यापक किसी अन्य लोग की तरह बनते हो जो समान अध्यापक होते हैं, वो देश में ऐसे कई लोग को पैदा करते हैं जो निर्माण के क्षेत्र पर जाते हैं, ठीक है। तो खैर ठीक है, सब समय के साथ में बदलता रहता है, सब कुछ जरूरी है, अच्छी आई बुराई, खट्टा मीठा, नहीं तो ज्यादा मिठाई भी कीड़े पड़ते हैं, ठीक है। तो गोरखनाथ जी हैं, गोरखनाथ जी के जो टाइम पीरियड है वो राहुल संस्कृत्यान जी आते हैं। उन्होंने कहा भैया इनका जो टाइम है वो 845 माना जाना चाहिए, ठीक है। कितना? 845 ईस्वी माना जाना चाहिए। फिर उसके बाद में हजारी प्रसाद दुबे ने कहा भैया एकदम क्लियर कहना उचित नहीं है, तो मैं कह देता हूँ कि 9वीं सती, क्योंकि दोनों वही हैं, दोनों मतलब वही है, ये भी 9वीं सती में ही आएगा, 9वीं सती में आएगा। तो ये भी सेम चीज हो गया। उसके बाद में बहुत ज्यादा नाम आता है बड़थवाल जी का, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। क्या है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है। एक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। इन्होंने कहा ना भैया इनका जो टाइम पीरियड है वो 11वीं शताब्दी है। क्या है? 11वीं सदी है, ठीक है। अब उसके बाद में एक लोग आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो कौन कौन? शुक्ल जी। शुक्ल जी का जब नाम आप सुनो तो इज्जत के साथ सुनिए और इज्जत के साथ लीजिए। ये जौन कर दे वो सब वही आखिरी है। इनके बारे में कहा जाता है कि शुक्ल जी अगर किसी चीज के बारे में बोल दें तो पूरा हिंदी साहित्य के भी जो रोज लोग थे सभी को एक रोजगार मिल जाता था। आधे लोग इनकी बातों के सपोर्ट में उतरते थे और उसके बाद आधे लोग इनके विरोध में उतरते थे, ठीक है। तो ये चीज जानते रहेगी। तो शुक्ल जी ने कहा भैया इसका जो टाइम पीरियड है मेरे अनुसार वो क्या है? 13वीं सदी। क्या है? 13वीं सदी। इनकी देखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी आ जाते हैं। राम कुमार वर्मा पूछता है कभी कभी कि उनके अनुसार किस कौन है या कितना टाइम पीरियड, तो पूछ लेता है। तूने भी 13वीं सदी माना है, ठीक है। तो गोरखनाथ जी की रचना पीताम्बर दत्त भड़थवाल ने इनके 14 रचनाओं को देखा और 14 रचनाओं का ही एक संकलन तैयार करा जिसे गोरख बानी नाम से उसने प्रकाशित कराया। पीताम्बर दत्त भड़थवाल ने गोरख बानी नाम से संपादन उसका किया है, ठीक है। तो अब हम पाते हैं कि गोरखनाथ जी हो गए मोटे मोटे यही है, मेन है, और इसके बाद कुछ ज्यादा खास आता नहीं। एक दो लोग हैं उसके बारे में थोड़ा नामकरण देख लीजिए, जैसे मच्छंदर नाथ है, मच्छंदर नाथ है। इनका जो सामान्य नाम था वो क्या है? उसके बाद में उसके बाद जलंधर हैं, जलंधर जी हैं, उनका नाम क्या है? नागार्जुन का नाम क्या है? उसके बाद में आ जाते हैं
मच्छंदर, जलंधर, नागार्जुन, उसके बाद चौरंगी नाथ एक है, चौरंगी लाल, चौरंगी नाथ, चौरंगी लाल जो है देख लेते हैं भी हम इसको। तो चौरंगी नाथ, चौरंगी लाल और आ जाते हैं, और लगभग एकाध लोग और आते हैं। तो इनके बारे में पूछता है कि इनका जो अन्य नाम है किस नाम से अन्य जाने जाते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? मच्छंदर नाथ का मीन नाथ है, ये मछली की पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा मीन। जाल पड़े जल जात वह छड़ मीनन का मोह, इन लाइन हमेशा याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि जो मछली होती है और समंदर जल दोनों के बीच में प्यार कुछ इस प्रकार से होता है कि दो लोगों में से एक, जैसे मछली होती है वो जल से अलग यानी जल से विरक्त होते ही अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन एक जल होता है जिसे कोई मतलब नहीं रहता, जाल पड़ते ही वो मछली के साथ छोड़ देता है और खुद लौट आता है। ठीक है, तो जाल पड़े जल जात वही छड़ मीनन को, आगे मुझे नहीं याद है तो क्या किया जाए। ठीक, तो मच्छंदर नाथ, जलंधर नाथ, खैर इनका जलंधर नाम आता है, तो इन्हें बालनाथ इनका नाम है, बालनाथ। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मजाक मत लीजिएगा, ये आता है। ठीक है, बालनाथ। नागार्जुन का नाम रसायनी है, क्या नाम है? रसायनी है। चौरंगी नाथ इनका नाम है, चौरंगी नाथ को पूरन भगत के नाम जाना जाता है। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? ये थे गोरखनाथ के शिष्य थे। इनके चौरंगी नाथ का नाम पूरन भगत, पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये वाला चौरंगी नाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पाते हैं कि आपका मोटा मोटा चीजें हो चुकी हैं, लेकिन एक जरूर चीज और है, उसमें क्या आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भैया ले लो किसको? गोरखनाथ जी को। एक हो जाते हैं आपके नागार्जुन, एक आ जाते हैं आपके चरपटनाथ, और एक आ जाते हैं आपके जलंधर जी। ठीक है, चरपट, गोरखनाथ, जलंधर और नागार्जुन, ये चार लोग के बारे में क्यों बता रहा हूं? ये चार लोग सिद्ध और नाथ दोनों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, आगे भी संभावना है कि इनमें से कौन सिद्ध और नाथ के संपर्क परंपरा में नहीं आते, या दोनों के साथ में गिनती नहीं होती, तो चार में से किसी एक को मिस कर देंगे तो उसी पकड़ना रहेगा, या तो आपको चारों में से किसी एक का नाम दे देंगे, पूछेंगे किसकी गणना सिद्ध में होती है, किसकी नाथ में देखेंगे सिद्ध और नाथ दोनों में होती है, इनमें से किसी में नहीं होती, तब आप फंस जाओगे सिद्ध और नाथ दोनों में कैसे होता होगा। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि चरपट, गोरखनाथ, जलंधर और नागार्जुन, इन चारों लोगों की जो गणना है वो दोनों में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाते हैं कि जो टॉपिक आपका क्वेश्चन पूछने के लायक है, जेआरएफ, नेट आपका और अदर चीजों में जो हिंदी साहित्य से रिलेशन में आते हैं, रिलेटिव है, उन सब में आपका जो नाथ साहित्य है उसके इससे बाद में मेरे अंदाज से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा, मतलब आएगा ही नहीं, एक तरीका ये कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब क्या कुछ कहा नहीं जा सकता, आयोग क्या कर ले क्या ना करे। ठीक है, तो आगे हम इसे साफ करते हैं, और अगला आपका होता है क्या? रासो साहित्य। क्या होगा आपका? रासो साहित्य। रासो साहित्य के बारे में थोड़ा सा रहने से जान लेते हैं हम ये लोग कि जो रासो साहित्य है, पहले रासो मतलब अगर रासो का भी नाम देते तो हमेशा याद रखिए कि जो आदिकाल की रास रास अलग चीज है जो कि जैन से संबंधित है, और रासो अलग है जो कि ज्यादातर वीरात्मक रचनाओं से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं, इसे साफ कर दें। तो अगला टॉपिक क्या है आप लोग को जान ही रहे होगे, वो है रासो काव्य। रासो काव्य, ठीक है, रासो काव्य के अंतर्गत दो प्रकार रचनाएं आते हैं, एक आता है प्रबंध काव्य, ठीक है, और एक रचना आता है उसका नाम है प्रबंध काव्य का होता है वीर काव्य, वीर गीत। ठीक है, मुझे बैलेंस से कहते हैं वीर गीत। ठीक है, तो रासो काव्य के अंतर्गत दो रचनाएं आती हैं, एक है प्रबंध काव्य और एक है वीर गीत। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सब लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? खुमाण रासो। क्या है? खुमाण रासो। खुमाण रासो। उसके पास है, उसके बाद है विजयपाल रासो। अब इस बारे में बकायदे चर्चा करेंगे। विजयपाल रासो, ठीक है, विजयपाल रासो। फिर उसके बाद नाम आ जाता है
बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। फिर उसके बाद है चंद्रवरदाई जी की पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका जयचंद्र प्रकाश, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जयमंग जस चंद्रिका, ठीक है, दिख रहा होगा, जय मयंक जस चंद्रिका। फिर उसके बाद में आ जाता है जय मयंक जस चंद्रिका के बाद परमाल रासो, परमाल रासो, ठीक है। उसके बाद आता है रणमल छंद, रणमल छंद, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कीर्तिलता और कीर्तिपता का भी आ जाता है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये इतनी रचनाएं हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सभी रचनाएं बिल्कुल कम से लिखा हूं, ठीक है। एक चीज पूछता है कि अब कम से सेट करिए सबको, तो खुमार रासो, दलपत विजय, ठीक है, दलपत विजय है, 9वीं सदी में आया था। एक टाइम पीरियड और याद रखिएगा, भले ये नाम भूल जाइए, ठीक है, दलपत विजय। उसके बाद विजयपाल रासो, नरपति नाल, क्या है, नरपति नाल, और यह था 11वीं सदी में, ठीक है। उसके बाद में आया था बीसल देव रासो, बीसल देव रासो है नाल सिंह, ठीक है। और बीसल देव रासो आया था 12वीं सदी में, 12वीं सदी में। फिर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, आप नाम तो जानते ही होंगे, चंद्रवरदाई, ये आया था, ये भी 12वीं सदी में आया था। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, ठीक है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, ये भी 12वीं सदी में आया था। उसके बाद है जयमयंक जस चंद्रिका, ये है मधुकर कवि। कौन लिखा है, मधुकर कवि का पूरा नाम है। उसके बाद ये भी 12वीं सदी में आया था। फिर है परमाल रासो जगनिक, ये है जगनिक ने लिखा है। बहुत वीआईपी रचना है दोस्त, अगर एक बार पढ़ लेना बहुत मजा आता है पढ़ने में, इतना वीआईपी रचना है। इन्हें आल्हा के नाम से जानते हैं, जो बुंदेलखंड का एरिया है, बैसवाई क्षेत्र का, वहां पर ये आषाढ़ के टाइम में गाया जाता है, और आषाढ़ अब लग चुका है इसी टाइम पीरियड में। बहुत मजा, जब बारिश होती है ना, अगर आप ये सुन लो, आपको मैं बताता हूँ, एक यूट्यूब में चैनल है, अगर आप उससे मुझे सही याद है तो गया प्रसाद, ठीक है, तो नाम उसका है गया प्रसाद जी का, वो आल्हा डालते हैं, तो ये लिख दीजिए कि गया प्रसाद का आल्हा। इतना वीआईपी है, इतना अच्छा लोकगीत है यार, कसम कहते हैं। आप 1-1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो आप कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत वीआईपी गाते हैं यार, और सबसे अच्छा वही गाते हैं, मुझे पर्सनल लगता है, बहुत वीआईपी। तो परमाल रासो जगनिक, ये 13वीं सदी में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। रणमल छंद श्रीधर, रणमल छंद श्रीधर, ये आया था 14वीं सदी में। और उसके बाद जो कीर्तिलता कीर्तिलता का, ये है विद्यापति का, और ये कब आए थे, 14वीं सदी के आखिरी में, 15वीं सदी के जस्ट प्रारंभ में, ठीक है। एक खास टाइम पीरियड जो कि ऐसा होगा, तो 14वीं के अंत और 15वीं का प्रारंभ, इसे आप जान सकते हो। तो कुल मिलाकर ऐसी ऐसी रचनाएं हैं आपके सामने। थोड़ा सा और रचनाओं के बारे में जानते हैं। कुमार रासो राजा कुमार के नाम पर जगह है। विजयपाल रासो नरपति नाल जी का है, जो कि राजा विजयपाल के बारे में वर्णन है। बीसल देव रासो जो प्रथम वीर गीत है, ध्यान दीजिएगा, वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना है बीसल देव रासो। इसको 20 से ज्यादा प्रतियां उपलब्ध है, मालूम ही नहीं चलता कौन सी प्रथम है। और ये गीत के बारे में लिखा गया, चार राम शुक्ल इसके बारे में लिखा है कि इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रबंध काव्य के रूप में होगा, मतलब फाइट वाला होगा, लेकिन इसमें भी गीत गौन भरे हैं। तो पृथ्वीराज रासो जानते ही हो, राजा पृथ्वीराज के बारे में आपके यहाँ लगा भी है, और ठीक है। उसके बाद में है जयचंद्र प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जयचंद्र प्रकाश और जयमैन जस चंद्रिका, ये दोनों आप प्राप्त हैं,
ये राजा जयचंद्र के ऊपर लिखे गए हैं। और राजा जयचंद्र पृथ्वीराज रासो के जो नायक है राजा पृथ्वीराज, उनके मौसी के लड़के हैं, उनके मौसी के लड़के हैं। पृथ्वीराज रासो जब आप पढ़ोगे पाओगे कि जयचंद्र जो है उनकी जो बेटी है उसके अपने मौसी के भाई, मौसी के बेटा जो कि इनका भाई हुआ, मौसेरा भाई, उसकी बेटी के साथ इनका अफेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने जयचंद्र जी अपने बेटी का स्वयंवर रखते हैं और पृथ्वीराज को उन्हें बुलाते हैं और उन्हें नीचे दिखाने के लिए इनकी एक मूर्ति बनवाते हैं और मूर्ति को कहाँ खड़ा करते हैं, द्वार पर, यहाँ पर जो द्वारपाल होता है ना, यहाँ पर उनको खड़ा करते हैं। तो जितने भी लोग थे उन सबको, मतलब जो भी बन के आए थे कि भाई मेरे साथ शादी हो जाए, अच्छे अच्छे लोग, उसको इस लड़की ने सबको छोड़ दिया और जो फूल थी, वरण थी, माला था, वो लेकर आई किसके ऊपर, पृथ्वीराज के ऊपर डाल दी, क्योंकि अफेयर था। बहुत सुंदर कहा जाता है। और भैया जो हमारे पृथ्वीराज जी हैं बहुत बड़े दिल के बड़े थे, बहुत दिल के बड़े थे, इनसे बड़ा कोई दिल का बड़ा नहीं था। ऑलरेडी कई शादी कर चुके थे। ये इतना ही सुने कि ये मुझे चाहती है और दिक्कत में है। ये अपने संपूर्ण सेना के साथ आए और यहाँ से लड़की उठाए और चल दिए। रास्ते में घमासान युद्ध हुआ, फिर भी कोई बात नहीं, जान जाए तो जाए, राजा का मान न जाने पाए ना। तो ये अपने यहाँ आसन में अपने राज दरबार में से लेकर आए और भोग विलास की वस्तु के रूप में बढ़िया तरह से अपना एंजॉय किया। तो राजा क्या किया जा सकता है इसके बारे में, हमारे छोड़ो जाने तो नई सांप्रदायिकता वाली भावना में आने लगेगी। तो जसमैन जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, ये भी अप्राप है। अप्राप है तो पता कहाँ चला, एक रचना है राठौरारी ख्याति। ये पूछता है क्वेश्चन कि इन दोनों रचनाओं का वर्णन कहाँ पर मिलता है। अप्राप्य है मतलब इनको प्राप्त नहीं है ये अभी। तो राठौरारी ख्याति एक रचना है, राठौरारी ख्याति, उसमें इन दोनों का वर्णन है। ठीक है, उसके अनुसार पर माना जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, परमाल रासो 1865 में इसे एक चार्ल्स इलियट नाम के एक अंग्रेजी अफसर थे। कौन से? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट। ठीक है, मुझे लिखने की बहुत बड़ा बीमारी ये है कि मैं क्रम पर नहीं ध्यान देता, आपको हर चीज समझता चलता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी। तो चार्ल्स इलियट 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, रणमल्ल छंद श्रीधर जी का, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कीर्तवता का आप आगे पढ़ लोगों या ये भी भेदा इसके बारे में पूछा था बस। तो 14वीं-15वीं में उसके बाद है आप विद्यापति की जो पदावली, बहुत फेमस रचना है, बहुत फेमस रचना है। कभी कभी विद्यापति जो पदावली है उसके अनुसार पर काफी कई लोग, मतलब कई रचनाकार क्या है कि दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो विद्यापति जी हैं वो सिंगारी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये भक्त हैं, कुछ लोग कहीं और कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जो श्रृंगारी है वो मानने वाले में एक लोग हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ज्यादा फेमस हैं। और जो इन्हें भक्त मानते हैं, भक्त के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। वैसे रखिएगा कि ज्यादातर जगहों पर, मतलब मैक्सिमम जगहों पर आप पाओगे कि रामचंद्र शुक्ल अगर ओधपुर जा रहे हैं तो वो महमूदपुर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों अपना अलग अलग, मतलब अच्छा तर्क रखते हैं, दोनों अपने अपने जगह बहुत दिया भी तर्क रखते हैं और अपने अलग अलग मानते हैं। तो कीर्तलता का भी आपके सामने हो चुका है। अगला टॉपिक क्या ले लें, अगला टॉपिक थोड़ा सा जैन परंपरा का ले लेते हैं। जैन परंपरा में क्या आता है, तो जैन परंपरा में जो हमने पहले बात की थी अपभ्रंश वाला, मैक्सिमम चीज उसी में आ जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा जैन परंपरा अलग से लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा जुड़ा है फागु काव्य। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। तो इसे थोड़ा साफ करना पड़ेगा, आप करोगे भाई यार? थोड़ा ये छूट चुका था मुझसे पढ़ाते वक्त इतनी टॉपिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। एक है कन्वज सर्ग। ठीक है, कन्वज युद्ध नाम का एक सर्ग है जो कि पृथ्वीराज रासो में है। ये पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग है, कन्वज युद्ध। ठीक है, तो इस चीज लीजिएगा। उसके बाद है बीसल देव रासो, एक रचना है बीसल देव रासो जो कि मैंने आपसे बताया था। तो बीसल देव रासो सबसे पहली सी रचना है जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है। 12 मासा अगर आप कभी पढ़ोगे तो इतना बढ़िया लिखा है उन्होंने, 12 मासा वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने नागमती वियोग वर्णन के खंड में। 12 मासा कि चढ़ा आसान गगन घंजा गाजा साजा बिरा दुंद दल बाजा और नहीं घटा सी तो फेरी, मतलब ऐसे बहुत व्यापी रचना लिखा है, हर एक बात, हर एक चीजों में इसे कहा है। उसके बाद में आया है कीर्तिलता, जो कीर्तिलता विद्यापति है उसको अगर देखोगे वो भृंग भृंगी संवाद में लिखा गया। ठीक है, एक रचना पूछता है निम्न से कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में रचित है। ठीक है, तो कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई है। एक है मिश्र बंधु जी। मिश्र बंधु जी ने कहा है
कि सही अर्थों में चंद्रवरदाई जी को हिंदी का प्रथम कवि मानना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बच्चन जी ने कहा है कि अगर पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक काव्य है, सही अर्थों में एक राजनीतिक त्रासदी। ठीक है। क्या कहा है बच्चन सिंह ने? इसे त्रासदी भी कहा है पृथ्वीराज रासो को। फिर डॉक्टर बुलर आ जाते हैं। डॉक्टर बुलर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे पहली बार पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित कर दिया था। ठीक, अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित किया था। जस्ट उसी जगह से कई ऐसे रचनाकार हैं जो आप वहां देख सकते हो, इतने लोग अलग अलग टॉपिक में विभक्त हो गए। उनके बारे में बात कर देते हैं। एक प्रमाणिक क्षेत्र है, एक अप्रमाणिक क्षेत्र है और एक अर्ध प्रमाणिक क्षेत्र है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर प्रमाणिक को देखोगे तो प्रमाणिक में आप पाओगे कि एक है मिश्र बंधु और कर्नल टाड और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये तीन लोग आते हैं। तीन लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई और भी आते हैं। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड और मिश्र बंधु, इन्होंने कहा कि भैया जो पृथ्वीराज रासो है वो क्या है? प्रमाणिक है। इसमें से जो पांड्या है यानी कि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने, इन्होंने बताया कि जो संबंध जो तय किया गया है इसके अंतर्गत पृथ्वीराज रासो में, उसमें हम पाते हैं कि जो हमारी रियल है मतलब हमारे इतिहास से 90 से 91 वर्ष ही डिफरेंट पड़ रहा है। ऐसा क्यों भाई? अगर वो गलत है, अगर वो फेक है तो पूर्णतः अंतर आना चाहिए था, लेकिन हर एक सन में 90 से 91 वर्ष का ही डिफरेंट आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि सन और संवत में हमेशा अंतर होता है। तो हर एक सन और हर एक संवत में बहुत अंतर होता है। तो हो सकता है कोई एक ऐसी संवत का इन्होंने वर्णन किया हो जो 90 से 91 वर्ष की दूरी पर मौजूद है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने आनंद संवत की आनंद संवत की परिकल्पना की इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद आ जाता है अर्ध प्रमाणिक मानने वाला क्षेत्र। उसमें सबसे ज्यादा प्रमाणिक, सबसे ज्यादा नाम दिया जाता है अच्छा सा, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा था कि जो पूर्व और उत्तर दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया पूरे पृथ्वीराज रासो को, और जिनमें से कहा भैया एक एक अप्रमाणिक है और एक पूरा प्रमाणिक है, एक ऐतिहासिक है, एक गैर ऐतिहासिक है, यानी एक काल्पनिक है, एक ऐतिहासिक है। इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर दिया अर्ध प्रमाणिक में। अर्ध प्रमाणिक में और भी लोग आ जाते हैं, जैसे कि सुरेश कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा जी। ठीक है, दो नाम भी याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि अर्ध प्रमाणिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सुनील कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं। तीसरा आ जाता है एक क्षेत्र अप्रमाणिक का। अप्रमाणिक हमने पहले ही बता दिया, डॉक्टर बुलर जिन्होंने ही शुरुआत की इस चीजों की। उसके बाद में आचार्य शुक्ल जी ने भी इसे बिल्कुल खारिज कर दिया, कहा कि ये पूरा का पूरा एक जाली ग्रंथ है। वास्तव में यह एक जाली ग्रंथ है, यही शब्द यूज किए हैं, वास्तव में यह एक जाली ग्रंथ है। ठीक है। तो अब हम बातें हैं कि एक मोटा मोटा तरीका से कि आदिकाल हमारा अब पूरा खत्म हुआ। अब हम अगला देख सकते हो जो है आपका जैन मत एवं साहित्य। ठीक है, इसमें के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसके बारे में केवल आप जो भी चीजें पढ़े हो वो हमने अपभ्रंश के अंतर्गत सब चीज डिस्क्राइब कर दी थी। थोड़ा सा जो ही बचा हुई आप जान लीजिए। एक है प्राचीनतम काव्य क्या है, मतलब जैन साहित्य का सबसे प्राचीनतम काव्य कौन सा है, तो है ऋपुधरण रास। क्वेश्चन पूछता है कि जैन साहित्य का सबसे प्राचीनतम काव्य कौन सा है, तो ऋपुधरण रास। ठीक है, ऋपुधरण रास। ठीक है। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। ठीक है। हिंदी में प्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है। प्रथम धर्मेतर रास, संदेश रासक या तो संदेश रासक। ठीक है। हिंदी का ऐतिहासिक रसक है पंच पांडव रास। क्या है? पंच पांडव रास। ये सब इतनी रचना क्या है जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं जिनके बारे में थोड़ा जाना इंपॉर्टेंट है। एक है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की ही रचना है ये जो भारतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है। उसके बाद की एक रचना है आबू रास। ठीक है, आबू रास, यहां लिख देता हूं आबू रास। आबू रास इनके शिष्य हैं शिवी। क्या है? शिवी, उनका नाम ही है, उनकी नाम है शिवी। उन्होंने ही इसका क्या है
संग्रह किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं देवसेन। देवसेन की रचना श्रावकाचार है, बहुत फेमस रचना है, हमेशा रखिएगा। श्रावकाचार क्या है? श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य हिंदी में रची गई प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी में रचा गया प्रथम रचना मानी जाती है डॉक्टर नगेंद्र के मत अनुसार। ठीक है, मतलब सभी मानते हैं लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने बताया था। ठीक है, उसके बाद नाम आता है आशुक कवि का। आशुक कवि की दो रचनाएं हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, एक है चंदन बाला रास। क्या है? चंदन बाला रास। एक इसकी रचना है आशुक कवि की है। एक रचना और है जीव दया रास। क्या है? जीव दया रास। एक इसकी है आशुक कवि की है। अब एक रचना आ जाता है विजय सेन सूरी नाम के व्यक्ति हैं। विजय सेन सूरी की रचना क्या है? रेवंत गिरी रास। क्या है? रेवंत गिरी रास। थोड़ा मार्का मेरा कमजोर हो रहा है बेचारा, इसका ब्लड कम हो रहा है, इसे सेट करना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप भी। तो विजय सेन सूरी रेवंत गिरी रास। इसी को देखी देखा एक रचनाकार है पल्हड़। ठीक है, पल्हड़ नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है, एक चीज थोड़ा सा गलती ये हो गया है कि जो सारी सूर की रचना आबूरास लिखा है, आबूरास नहीं है, रचना है बुद्धिरास। क्या है? बुद्धिरास। रचना का नाम है बुद्धिरास, जो कि शिव ने किया था। ठीक है, तो विजय सेन सूरी की जो रेवंत गिरी रास है, इसी के देखी देखा मतलब नकल करते हुए एक रचनाकार है पल्हड़ जी। पल्हड़ जी, इनकी रचना क्या है? आबूरास। अब इनकी रचना है आबूरास। ठीक है, आबूरास। अब आते हैं विनय चंद्र सूरी। ठीक है, इनकी रचना है नेमिनाथ चौपाई। क्या है? नेमिनाथ चौपाई। क्वेश्चन पूछा है एक बार कि नेमिनाथ चौपाई किसकी रचना है, और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट ये है कि चौपाई छंद में सबसे पहली बार 12 मासा वर्णन का श्रेय नेमिनाथ चौपाई को जाता है। ठीक है, मतलब कि चौपाई छंद में सर्वप्रथम बार 12 मासा का वर्णन कहां मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई मिलता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जैन मत एवं साहित्य का एक ऐसा खंड जिससे हमारे आपके आने वाले परीक्षाओं में मदद हो सकती है, वो सही खत्म हो चुके हैं। इसका एक छोटा सा मतलब बेटा मान लो, वो है फागु काव्य आता है। फागु काव्य में आप जान लीजिए कि सबसे प्राचीन फागु काव्य माना जाता है जिन चंद सूर्य फागु। इसके रचनाकार जिन चंद सूर्य हैं। ठीक है, सबसे सुंदर अगर कोई एक रचना माना जाता है फागु ग्रंथ, सबसे सुंदर फागु ग्रंथ किसे माना जाता है? तो स्थूल भद्र की रचना स्थूल भद्र फागु को माना जाता है। ठीक है, और धर्मेतर फागु ग्रंथ कौन सा है? तो बसंत विलास फागु धर्मेतर है। ठीक है, तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लीजिए। यहां से हम पाते हैं कि हमारा जैन भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, यहां से खत्म हो गया। अब केवल 2 रचनाएं और मिलते हैं। एक हल्का सा मान सकते हो लौकिक, सभी एक बार बताते हैं लौकिक। अब क्या बचता है? लौकिक के बाद में अगर कुछ चीज बचता है तो हम पाते हैं कि वो है गद्य साहित्य। क्या है? गद्य साहित्य। और गद्य साहित्य के बाद कुछ बचता है तो है विविध। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे और बचते हैं। तो थोड़ा हम लौकिक के बारे में देख लेते हैं, फिर गद्य के बारे में, फिर विविध के बारे में थोड़ा हिसाब कर दें। तो अब आपके सामने मौजूद है एक लौकिक साहित्य, विविध और गद्य। ठीक है, तो सबसे पहले लौकिक साहित्य के बारे में हम देखते हैं। लौकिक साहित्य में है क्या? दरअसल लौकिक क्या होता है समझ लीजिए। एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। लौकिक को इहलौकिक भी कहते हैं। ठीक है, कुछ खास ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा ये है कि अभी तक आपने जितनी परंपराएं देखी उससे थोड़ा हट करके चीजें हैं। ठीक है, तो ये लौकिक है। लौकिक में आपने सबसे पहले एक रचना देखा होगा, ढोला मारू र दुहा। क्या है? ढोला मारू र दुहा। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये है ढोला मारूरा दुहा। ये आता है 11वीं सदी में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कुछ खास इसमें भी नहीं है। एक इसमें एक बहुत ही अच्छा वो है, मतलब एक नायक होता है, एक नायिका होती है, इसके बारे में प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है,
तो ढोला मारा दूल्हा जो है रचना, इसके जो कवि हैं वो है कल्लोल। क्या है? कवि कल्लोल है और ये 11वीं सदी में आई थी। ठीक है, अब हम एक चीज को बता देना चाहते हैं, ढोला मारा दूल्हा की जो दोहे हैं इसको हेमचंद्र और बिहारी, हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ढोला मारवा दूल्हा की जो दोहा है उसका विद्यापति और बिहारी के बीच की कड़ी किसने माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी माना है। इसका जो नायक है वो ढोला है और जो नायिका है वो मारवाड़ी है। क्या है? मारवाड़ी, ये उसकी नायिका का नाम है, मारवाड़ी और ढोला। इन दोनों के बीच का थोड़ा केमिस्ट्री है, उसके बारे में वर्णन है। तो एक हो गया ढोला मारवा दूल्हा। उसके बाद में लौकिक ग्रंथ साहित्य में इसमें अमीर खुसरो की भी रचनाएं आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं? अमीर खुसरो की भी रचनाएं आती हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं खाली बरी जो है, जैसे कि आप जानते हो हिंदी और फारसी के बीच की जो भी शब्दकोश है उसे मान सकते हो। तो अमीर खुसरो की ये सब रचनाएं आ जाती हैं। अमीर खुसरो के बारे में जान लीजिए कि खड़ी बोली का प्रथम कवि एक प्रकार से वही हैं जो 13वीं शताब्दी में पैदा हुए, तभी से स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इतना चीज जाने रहिए। इनकी रचना है नुपुर सिहाग। क्या है? नुपुर सिहपर, ऐसा कुछ रचना है, मुझे क्लियर नहीं है, लगभग नुह सिपर है वो रचना, नुह सिपर। ठीक है, तो नुह सिपर जो रचना है वो भारतीय बोलियों का संग्रह प्रकार से मान सकते हो, विस्तृत वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो भारतीय बोलियों का संग्रह से मान सकते हो, कई चीजें हैं उसके, सभी बोलियों के बारे में एक बढ़िया वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो जी हो गए। लौकिक साहित्य के अंतर्गत एक दो और आता है मेरे नजर से, अगर सही हूं तो वो है बसंत विलास। ठीक है, एक रचना क्या है? बसंत। इसके रचनाकार मालूम नहीं है किसी को, तो हमें भी नहीं मालूम है। और जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति की पदावली भी आ जाती है। क्या है? पदावली आ जाती है। और पदावली के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, एक बात है कि निराला नाम सुना होगा। निराला ने इसकी जो पद हैं उनकी मादकता के कारण, उनकी सुंदरता के कारण इसे नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है? नागिन की लहर। ठीक है, तो इस प्रकार से पाते हैं कि हमारे मोटा मोटा चीज जो है तो वो क्लियर हो चुका है। अमीर खुसरो जो है हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, एक जानते रहिएगा। इस प्रकार से हम पाते हैं कि हमारा लौकिक साहित्य जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा विविध देख लेते हैं। विविध मतलब होता है कि यार थोड़ा एक अलग ही दिशा में कोई चीज भाग रही होती है, वो बिल्कुल कालखंड से हट के, जिसका और चीजों में जोड़ा नहीं जा सकता, उस स्थिति में विविध के अंतर्गत सब चीजों को रख दिया जाता है। तो विविध के अंतर्गत हम अगर थोड़ा ध्यान देते हैं तो एक रचना है मातृका प्रथमाक्षरा। ठीक है, क्या है? मातृका प्रथमाक्षरा। ठीक है, इसे हम प्रथम बावनी का मानते हैं। क्या मानते हैं हम? यार कैमरा के सामने आ जाते हैं, आपको दिक्कत होती होगी, थोड़ा सा मैच करिएगा। प्रथम बावनी काव्य माना जाता है। मातृका प्रथमाक्षरा को प्रथम बावनी काव्य माना जाता है। उसके बाद में चीज जान लीजिए कि डिंगल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो बांकीदास नाम के एक आदमी है और रचनाकार थे बांकीदास। ठीक है, कौन है? बांकीदास। बांकीदास जी थे। उनकी रचना अगर मुझे बिल्कुल सही याद है तो है कुकवि बत्तीसी। क्या रचना है? कुकवि बत्तीसी। तो प्रथम बावनी का हो गया। बांकीदास की रचना है कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी। ठीक है, कुकवि बत्तीसी है बांकीदास रचना। इसमें इन्होंने डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। क्या है? डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें ही इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है एक रचना है, अगर आपने कभी सुना होगा, जगत सुंदरी प्रयोग माला। ठीक है, रचना का नाम क्या है? जगत सुंदरी प्रयोग माला। ध्यान दीजिएगा, जगत सुंदरी प्रयोग माला। इसे क्या कहते हैं? ये वैदिक ग्रंथ है। वैदिक मतलब है कि वैद्य से रिलेटेड ग्रंथ है, वेद नहीं, वैद्य मतलब डॉक्टर वाली चीज है, वैदिक ग्रंथ है। तो ये क्या है? वैदिक ग्रंथ। ये पूछा है क्वेश्चन जगत सुंदरी प्रयोग माला के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे सामने मोटा मोटा चीज आ गया है।
एक जरूर चीज ये है यार, आदिकाल के अंतर्गत आता है कि एक है कवि भुआल जी, ठीक है, उनका नाम क्या है, भुआल। तो उन्होंने क्या है कि दोहा और चौपाई में क्या किया है, दोहा और चौपाई में सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद किया था। क्या किया था, भगवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम दोहा और चौपाई छंद में महाकवि भुआल ने किया था। ठीक है, अब इस प्रकार से हम पाते हैं भैया मेरा विविध और लौकिक दोनों खत्म हो चुके हैं। सबसे आखिरी चीज आ जाती है गद्य साहित्य। ठीक है, गद्य के अंतर्गत लिखने से मैं सोच रहा हूँ एक बार इसे साफ कर दूं, फिर देखो फिर बढ़िया मजा आएगा। सबसे आखिरी टॉपिक जो है वो है गद्य साहित्य, जो कि आदिकाल के अंतर्गत जितने गद्य लिखे गए हैं उनके अंतर्गत जो भी चीजें हैं ये 4 रचना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिनमें से एक है राउरवेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंपू काव्य है। क्या है, चंपू काव्य है, और इसके रचनाकार 10वीं सदी में आई थी। उसकी रचनाकार है राउरवेल का रोड कवि। कौन है, रोड कवि। ठीक है, एक है कुवलय माला कथा, उद्यतन सूर्य की है, 9वीं सदी में आई थी और उद्यतन सूर्य की है। कौन है, उद्यतन सूर्य। उसके बाद आता है एक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह है दामोदर शर्मा की रचना है। किसकी है, दामोदर शर्मा की रचना है, और ये 12वीं सदी में आई थी। ठीक है, इसका रीजन ये है फेमस होने का कि भाई इसमें हिंदी भाषा में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन की परंपरा का प्रारंभ होता है। नक्सिक वर्णन मतलब होता है कि किसी एक नायिका जो कि सुंदर होती है उसके नख यानी कि पैरों के नाखून से लेकर शिख यानी कि शिखा तक जो चोटी होती है वहां तक के वर्णन की जो परंपरा है वो दामोदर शर्मा की रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण से मानी जाती है, जो कि 12वीं सदी में लिखी गई थी हिंदी में। उसके बाद आता है वर्ण रत्नाकर, जो कि है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी जो सुनीत कुमार चटर्जी जी हैं, सुनीत कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया था। 14वीं सदी में आई थी। ये भी पूछता है किस मिलान के लिए दे देता है। ठीक है, तो या तो क्रम से सेट करने के लिए आपको दे देगा। 14वीं सदी में दी थी, और सुनीत कुमार चटर्जी ने इसके लिए जो भी चीजें हैं वो सब किया था। जरूर चीज ये है कि ये जो रचना है ये हिंदी भाषा रचित एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ठीक है, शब्दकोश सा प्रतीत होता है। तो एट लास्ट जरूरी बात ये है आपके लिए कि आदिकाल आपका पूरा का पूरा खत्म होता हुआ, मतलब अगर आप कोई एक अच्छा सा बुक लोगे देखोगे, उसमें चाहे वो दृष्टि का ले लोगे, चाहे वो अरिहंत का ले लोगे, चाहे कोई अच्छा सा ले लोगे, उसमें जितने भी जरूरी डाटा हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो कम इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक आदिकाल के इस एक वीडियो में हमने पूरा का पूरा ले लिया है। मेरा समय इसलिए कम लगा क्योंकि मैंने कहानी नहीं ज्यादा बताई है, ज्यादा डाटा आपको देने का प्रयास किया, क्योंकि आपके लिए कहानी, क्योंकि यूपीएससी देने जा नहीं रहे हो। अगर मैं यूपीएससी तैयारी कराऊंगा तो मेरा दावा है कि मैं बिना पिंच हुए पूरे के पूरे घंटे तक बोल सकता हूँ इस टॉपिक के बारे में। लेकिन फिर भी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी जिस चीज के क्षेत्र में दौड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मेरी भी चीजें तैयार होती नहीं इस बहाने। ठीक है, तो गद्य में चीजें आपके लिए सामने है। आपका गद्य साहित्य भी खत्म हो गया, लौकिक भी खत्म हो गया। हमने शुरू में बताया था आपके सामने कि सबसे पहले आपको परिचय बताऊंगा, परिचय के बाद आपका भ्रंश होगा, भ्रंश के बाद आपका रासो होगा, सिद्ध होगा, नाथ होगा, जैन होगा, फिर उसके बाद में लौकिक होगा, गद्य होगा, विविध होगा। अंत में हम देखते हैं कि आज हमारा क्लियर हो गया। अगला टॉपिक भक्ति काल का होगा। भक्ति काल के 4 क्षेत्र हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 में से प्रयास करूंगा कि 2 को पूरा का पूरा क्लियर कर दूं एक वीडियो में। अगले वीडियो में पूरे भक्ति काल को मैं नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, मिल करके हम आप लोग। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम ही मेहनत करते चले और आप लोग एंजॉय करो, मतलब एंजॉय करो, केवल पढ़ो। तो जितनी भी चीजें हैं आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो भी हो बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन मुझे मालूम है ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, लेकिन फिर भी हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।